अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद जवाद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 3.4 है। क्लास 9 की मैथ्स जो 2024 में अभी अपडेट हुई है। तो एक्सरसाइज 3.4 है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास कि फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन फॉलोइंग केसेस। ठीक है, इसमें जस्ट हमने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन जो है वो फाइंड करने के, इसमें बाइनरी रिलेशन जो है वो कितनी होंगी। ठीक है, तो इसमें एक फार्मूला होता है हमारे पास कि जब हम नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन निकालते हैं, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन, ठीक है, उसमें जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है कि टूज़ पावर n इंटू ए क्रॉस बी। ठीक है, यानी कि टू के एक्सपोनेंट में हम वो वैल्यू लिखेंगे जो कि ए और बी के दरमियान मल्टीप्लाई करने के बाद जो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए है और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास एक्सपोनेंट में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि टू इज़ पावर n इंटू ए मल्टीप्लाई बाय टू एन इंटू पावर एन इंटू बी, सॉरी। ठीक है, तो एन ऑफ ए यानी कि ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, वन एंड टू। टू इज़ टू, बी के अंदर जो है वो कितनी है हमारे पास थ्री, तो टू इज़ पावर एट। अब इसको मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे भी लिखते हैं तो ये आपका भी करेक्ट होगा। अच्छा, बाइनरी रिलेशन वो होता है कि जिस तरह हमारे पास सेट होता है और उसके अंदर से हम सब सेट निकाल लेते हैं, कोई भी वैल्यू उन्हीं में से उठा लेते हैं तो वो हमारे पास सेट सब सेट होता है। तो इसी तरह बाइनरी रिलेशन में हम जो प्रोडक्ट निकालते हैं तो उनमें से ही हम कुछ वैल्यूज़ जो है उठा लेते हैं तो वो हमारे पास बाइनरी रिलेशन आ जाते हैं। आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो अभी सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ सी इज़ इक्वल टू 7, यानी कि अब इसमें सिर्फ एक ही है तो इसमें जो आएगा टू इज़ पावर एन इंटू सी मल्टीप्लाई बाय सी, यानी कि सी एक है तो हमारे पास जो बाइनरी रिलेशन आएगा वो हमेशा दो जो है वो सेट के दरमियान में आ सकता है। तो एन टू इज़ पावर एन ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय एन ऑफ सी, तो एन ऑफ सी कितनी है, टू इज़ बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, टू इज़ पावर 49। ठीक है, टू इज़ पावर 49। इसी तरह थर्ड पार्ट है इसका, इसमें भी हमने बाइनरी रिलेशन फाइंड करने, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, जस्ट सॉल्व नहीं करना, जस्ट नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन पता करें कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पे वही फार्मूला टू इज़ पावर, अब यहाँ पे डी है तो हम डी क्रॉस डी लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास डी मल्टीप्लाई बाय डी आ जाएगा। उसके बाद टू डी जो है वो एन ऑफ डी मल्टीप्लाई बाय एन ऑफ डी, यानी कि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ डी कितने हैं वो हमारे पास थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री हैं, तो टू इज़ पावर 9, टू इज़ पावर 9 आ गई। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के थ्री पार्ट जो हैं वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गए। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमने फाइंड करना है फाइंड ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशन इन द फॉलोइंग केसेस मेंशनिंग द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन ईच केस। ठीक है, यानी कि पहले तो हमने ये फाइंड करना है इसमें कितने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन है और ये भी बताना है कि सॉरी इसके पॉसिबल बाइनरी रिलेशन भी निकालने हैं और ये भी बताना है कि इसमें कितने जो हैं वो बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं। तो सबसे पहले फाइंड ऑल पॉसिबल रिलेशन इन द फॉलोइंग केस मेंशनिंग द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन ईच केस। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ से ये फाइंड कर लेंगे इसमें कितने पॉसिबल जो है, जिस तरीके से ये पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसमें हमने बताया था कि कितने जो है बाइनरी रिलेशन आ सकते हैं, जस्ट ये बताया था। इसमें हमने निकालने हैं कितने बाइनरी रिलेशन आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन निकालेंगे। तो हमारे पास एन ऑफ ए, पहले आप ये लिख ले, एन ऑफ ए कितने एलिमेंट्स हैं, थ्री, तो ये भी बेस्ट है। ठीक है, एन ऑफ बी जो है वो कितने हमारे पास वन एलिमेंट है, वन इसके अंदर एलिमेंट है। तो फार्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन टू इज़ पावर, जो भी सेट होगा उसके हिसाब से फिर आपने फार्मूला अरेंज कर लेना है। यहाँ पे ए और बी था तो हमने ए और बी ही लिया है, एन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एन ऑफ बी। अब एन ऑफ ए के जो एलिमेंट्स हैं वो थ्री हैं और एन ऑफ बी के एलिमेंट्स वन है, तो टू इज़ पावर थ्री और टू इज़ पावर एट जो है वो, तो टू इज़ पावर थ्री जो है वो हमारे पास एट होता है। इसका मतलब एट जो है वो बाइनरी रिलेशन हमारे बन सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें से प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालने के बाद ही हम इसके बाइनरी रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, अंडर रूट टू, इसको सॉल्व वगैरह नहीं करना, अंडर रूट थ्री अंडर फाइव जिस तरीके से लिखा हुआ है उसको उसी तरीके के साथ लिख देना है। ठीक है, फाइव और ये थ्री जो है वो यहाँ पे इंडेक्स में। अब इसका प्रोडक्ट निकालें, पहले अंडर रूट टू को थ्री अंडर रूट फाइव, थ्री जो है वो यहाँ पे अंडर रूट थ्री फाइव और थ्री आ गया, उसके बाद अंडर रूट फाइव एंड अंडर रूट फाइव
यहाँ पे सेक्शन 3 आ गया, ठीक है। ये इसके आ गया प्रोडक्ट। अब इसी में से हम बाइंड रिलेशन निकालेंगे। फर्स्ट वाले को हम नाम देंगे R1 का। R1 जो होगा, कोई भी बाइंड रिलेशन है उसका हमेशा एम्प्टी सेट होगा। आप जस्ट कर्ली ब्रैकेट्स लगा सकते हो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। R2 जो होगा, आपने सबसे पहले क्या करना है, जो सिंगल सिंगल एलिमेंट्स हैं, जिस तरह मैं पहले ये का ऑर्डर पे ले लेता हूँ, फिर इसके बाद ये, फिर इससे 3 यहाँ पे हो गए। फिर उसके बाद हम 2 2 को इकट्ठा करेंगे, ठीक है। जितने भी बनेंगे फिर उसके बाद हम 3 वाली लाइन पे आ जाएंगे। तो पहले हम 2 वाले को लिखते हैं, सिंगल वाले को √2 सिंगल ऑर्डर पेयर 5, ठीक है। और उसके बाद सॉरी, ये यहाँ पे आपके पास ख़त्म हो गया। उसके बाद R3 में हम सिंगल वाला लिख लेंगे √3 एंड √5 सबस्क्रिप्ट में 3, ठीक है। उसके बाद √4, उसमें भी हम लास्ट वाला जो है सिंगल वाला लिख लेंगे। ये आ गया हमारे पास। अब ये सिंगल वाले ख़त्म हो गए। अब हम दो दो को इकट्ठा करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को इकट्ठा करें R5, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड, ये आ गई। फिर फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड थर्ड जो है डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई भी एलिमेंट देखिए, जो भी हम एलिमेंट्स उठा रहे हैं इसी में से बिलोंग कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा हम नहीं लिख रहे। √2 5 √5, ये आ गया। अब उसके बाद 2 वाला कोई और बांध सकते हैं, फर्स्ट के साथ हमने दोनों लिख दिए। अब हम सेकंड को जो है वो थर्ड के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट के साथ नहीं लिख सकते, फर्स्ट के साथ वो ऑलरेडी लिखा गया। तो R7 हमारे पास आ जाएगा √3, ये चीज़, ठीक है। और लास्ट वाला √5, ये आ गया, ठीक है। ये हमारे पास 7 हो गए। अब 2 वाला कोई और जो है वो पॉसिबल नहीं है कि हम बना सकें, तो लास्ट हमारे बनेगा, तीनों एलिमेंट्स इकट्ठे लिख देंगे, ठीक है। ये भी बाइनरी रिलेशन में आ जाता है, एग्जैक्ट पूरा जो है वो, जो इसका प्रोडक्ट उठा के यहाँ पे लिख दें, ठीक है। बस एक्स्ट्रा जो है वो नहीं होने चाहिए, कि इसमें से बिलोंग जो है वो सारे करने चाहिए। अगर बाहर से कोई नंबर लिख देते हैं खुद से, तो वो बाइनरी रिलेशन में नहीं आता। ये हमारे पास 8 इसके बाइनरी रिलेशन, वो हमने ऑलरेडी बता दिया था कि इसमें 8 जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। उसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि सी जो है वो इक्वल टू 2 एलिमेंट्स हैं। इसका सी पार्ट है, ठीक है। ये हमने निकालना है इसके बाइनरी रिलेशन। तो उसी तरह वही फार्मूला यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन के लिए हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय NFC, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। NFC यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी कितनी हैं, वो हमारे पास हैं 2, 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 2, यानी कि 2 इज़ पावर 4 जो होती है वो 16 होती है। अब हमारे पास 16 जो है वो R1 से लेके R16 तक निकालेंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्ट C मल्टीप्लाई बाय C, ये आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट इसका पाई और पाई, ठीक है। इसमें किसी भी टर्म, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें किसी भी टाइप के अल्फ़ाबेट जो है वो लिखे जा सकते हैं। तो ई और पाई और ई और ई, ये आ गया हमारे पास इसका प्रोडक्ट। अब उसके बाद हम इसके बाइनरी रिलेशन निकालेंगे। पहला R1, तो पहला मैंने आपको बताया था, वो कोई भी प्रोडक्ट है उसका जो है वो एम्प्टी सेट हो सकता है। R2 अभी हम सिंगल सिंगल लिखेंगे, पाई एंड पाई। R3 में पाई और ई, और R4 में ई, R5 में हमारे पास आ जाएगा
ई कोमा ई, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ सिंगल वाले ख़त्म हो गए, अब डबल वाले यानी कि दो दो को इकट्ठा लिखेंगे। अगर आप एक तरतीब के साथ चलते हैं तो फिर तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, आप आराम से बना पाएंगे। लेकिन अगर आप बेतरतीब के साथ चलते हैं, यानी कि जो समझ आ रहा है वो लिख देते हैं, यानी कि जो आपके माइंड में आ रहा है कि ये हो जाएगा ये, तो वो फिर बाद में मुश्किल हो जाती है हमें पहचानने में कि हमने कौन सा जो है वो दरमियान में से छोड़ दिए। तो अब यहाँ पे पहले वाले के साथ दूसरा लिख दिया, फिर पहले वाले के साथ तीसरा लिखें। इस तरतीब के साथ अगर आप करेंगे तो आपको क्वेश्चन की समझ भी आएगी और आपको पता भी चलेगा कि मैंने ये किस तरीके से इसको आगे सॉल्व किया, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड के साथ आ गया। अब फर्स्ट थर्ड के साथ, अब ये हमारे पास ई सॉरी ई और पाई इसमें चेंजिंग है, यानी कि पाई पहले आ रहा है एक में और एक में ई बाद में आ रहा है। तो ये यहाँ पे जो पाई ई और पाई आ रहा है, सॉरी ये ऑलरेडी आ गया हमारे पास फर्स्ट का सेकंड के साथ और थर्ड के साथ, और अब लास्ट ये इसके साथ, ठीक है। ई का अब पहले का दूसरे, अब दूसरे के बाद हम पहले के साथ दूसरा जो है वो चेक चेक करेंगे दूसरे को तीसरे के साथ, यानी कि पाई और ई और ई। अब ये दोनों डिफरेंट है क्योंकि इसमें एक्स की वैल्यू पाई आ रही है और वाई की वैल्यू ई आ रही है, लेकिन इधर ई एक्स की जो वैल्यू है वो ई है और वाई की वैल्यू पाई है। अब फिर ये सेकंड थर्ड के साथ आ गया और 10, वो हमारे पास आ जाएगा सेकंड और लास्ट, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास 10। अब देखें इसके बाद अगर हम इस थर्ड वाले को थर्ड वाले सॉरी इसको अगर हम सेकंड वाले को इसके साथ भी कर लिए, इसके साथ भी, जब दोबारा इसके साथ करेंगे तो हमारे पास रिपीट हो रहा होगा, लेकिन रिपीट हमने नहीं करना। अब हम थर्ड को जो है वो फोर्थ वाले के साथ रखेंगे, वो लिखने जो रिपीट ना हो रहे हो, एक जैसे नहीं लिखने, ठीक है। ये आ गया। अब उसके बाद थर्ड को अगर हम फोर्थ के साथ लिखा है, अब थर्ड को हम फर्स्ट के साथ नहीं लिख सकते क्योंकि ऑलरेडी हम उसमें लिख चुके हैं। अब फर्स्ट और लास्ट को जो है वो भी हम लिख चुके हैं, तो यानी कि डबल वाले मेरे ख़त्म हो गए। अब डबल सॉरी हाँ डबल वाले ख़त्म, अब ट्रिपल वालों को ऐड करते हैं, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट चेक, यानी कि पहले थ्री इकट्ठे कर देते हैं, पाई पाई एंड उसके बाद आएगा हमारे पास पाई और ई, और थर्ड वाला आ जाएगा इसमें ई और पाई, ठीक है। उसके बाद R12 वो आ जाएगा फर्स्ट दोनों फर्स्ट आ जाएंगे और लास्ट वाला आ जाएगा पाई 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 ई। अब इसमें देखिए कुछ ना कुछ चेंजिंग होगी, ये नहीं होगा कि सेम टू सेम। अब जिसमें इसमें देखें दो सेम है लेकिन थर्ड वाला जो है वो डिफरेंट है, तो ये भी वायलेशन में आ सकता है, ठीक है। और फर्स्ट के साथ दोनों हो गए। अब सेकंड का देखते हैं, हमारे पास पाई ई और ई और पाई और ई एंड ई, ठीक है। ये अभी हो गया। अब उसके बाद हम इसका देखते हैं, अब इसका इन दोनों के साथ हो गया। अब इसका इन दोनों के साथ करते हैं, अगर आप ई पाए और ई ई ई पाए और ई, ठीक है। ये हमारे पास ऑलरेडी नहीं गिवन, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा R14, ठीक है। वो हम कौन सा लिखेंगे, ई पाए ई ई और पाई पाई, ठीक है। ये देखें हमारे पास ऑलरेडी ये इस तरह का कोई नंबर जो है वो रिपीट नहीं हुआ, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, अगर हम इसको लिखें ई ई, यानी कि लास्ट वाले के साथ अगले दो एडजस्ट करें, तो यहाँ पे कोई बन रहा है जो इस तरह, ठीक है। ये बन रहा है ऑलरेडी, चलिए देखते हैं कुछ और टाइप का बन जाता है। तो ई का इसके साथ आ गया और पाई पाई आ गया। अब उसके बाद अगर हम ई और पाई ई, ये भी है हमारे पास, ये हमारे पास 15 हो गए क्योंकि पीछे मैंने एक गलती से 10 को जो है दो दफ़ा लिख दिया था, तो ये 15 हो गए, थ्री वाले ख़त्म हो गए। तो अब हमारे पास 16 का जो है वो लास्ट वाला बनेगा, चारों जो है वो हम इकट्ठे लिख देंगे।
ठीक है, ये हमारे पास आ गया लास्ट जो बन रहा है। ठीक है, 16, वो देखें 16 इसके कंप्लीट हो गए। अगला हमारे पास जो ई पार्ट है, यानी कि थर्ड पार्ट जो है, उसमें हमारे पास दो वैल्यूज दी हुई हैं। इसी तरीके से आपने सॉल्व करनी है, तो सेम टू सेम इसी तरीके से तो आप खुद भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको रीड करवा देता हूँ और इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है अवेलेबल, तो ये मैंने क्वेश्चन जो है वो मोबाइल से देख के लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने बोला है कि अगर हमारे पास इफ़ p इज इक्वल टू 789 देन फाइंड टू बाइंड रिलेशन फ्रॉम p टू p, आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच। ठीक है, यानी कि हमने पी से पी तक जो है वो बाइंड रिलेशन पहले फाइंड करना है, यानी कि प्रोडक्ट निकालना है उनका। फिर उनमें से हमने दो जो है वो बाइंड रिलेशन निकालने, कोई भी आप लिख सकते हैं, और उनकी रेंज और डोमेन भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं सोल्यूशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन दोबारा नहीं लिखूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन जो है वो लिख दिया है, आपको दिखा भी दिया है। पी इज इक्वल टू है हमारे पास 789। ठीक है, अब इसका हमने निकालना है प्रोडक्ट, यानी कि P मल्टीप्लाई बाय पी टू पी का मतलब है कि P को P के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है। 789 मल्टीप्लाई बाय 789। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। आप इसको प्रोडक्ट निकालें, सेम टू सेम जो पिछली एक्सरसाइज की वही ज़्यादातर रिपीट हो रही है, 7879। ठीक है, उसके बाद 87 एंड 88, उसके बाद 89 आ गया, और उसके बाद 97 एंड 97 के बाद 98 एंड 99, ये इसके प्रोडक्ट आ गया। अब इसमें से हम कोई भी बाइंड रिलेशन निकाल सकते हैं। अब कोई भी वैल्यू लिख लें। पहला जो R1 है, हम कोई भी 3 वैल्यूज ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, एक भी वैल्यू ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप उसको किस तरीके से वैल्यूज़ को लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम ये एक 7 8 ले सकते हैं, एक हम ले लें 8 7 ले लें, और एक हम ले लें 9 7। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉइंट रिलेशन आ गया। अब इसकी डोमेन लिख दें, तो डोमेन होती है हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट्स आ रहे होते हैं पॉइंट रिलेशन, वो हमारे पास डोमेन होती है। जिस तरह 7 8 9 ये हमारे पास इसकी डोमेन है। अब इसमें दो एलिमेंट्स भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। और रेंज जो होती है वो उसके सेकंड एलिमेंट्स होते हैं। रेंज में हम देखेंगे, सॉरी, जो डबल सेकंड 2 टाइम आ रहा है वो उसको 1 टाइम लेंगे। 8 7 7, तो 8 और 7 जो है वो इसकी रेंज है। ठीक है, इस तरह डोमेन और रेंज का जो कॉन्सेप्ट है। उसके बाद ये तो था हमारे पास R1, तो R2 हम कोई और नंबर्स ले लेंगे। ये दोबारा तीनों जो है रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि ये दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो इसमें हम ले लेते हैं 7 7 और 9 7 ले सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट होना चाहिए थोड़ा सा, और उसके बाद 9 9। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। हम 8 9 भी ले सकते हैं, 8 8 भी ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। अब इसमें भी डोमेन उसी तरीके से इसकी भी डोमेन हम लिखेंगे, वो हमारे पास आ जाएगी 7 9। ठीक है, क्योंकि डोमेन जो है वो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं। इसी तरह रेंज वो हमारे पास है 7, वो भी 7 9 है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें डोमेन रेंज एक ऐसी भी आ सकती है। तो ये मैंने 2 बाइंड रिलेशन बनाए। अब लाज़मी नहीं कि आप यही वाले बनाओ, आप कोई और भी बना सकते हो। 2 बनाने, पीछे हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें हमने बाइंड रिलेशन निकाले, जिसके अब हमारे पास 2 जो है वो बाइंड रिलेशन 2 जो है वो बाइंड रिलेशन बन सकते हैं, और 2 जो काफ़ी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो वो बन सकते हैं। उनमें से हम कोई भी उठा के यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास लिखा गया है कि लेट एच एंड जी राइट द फॉलोइंग, यानी कि एच और जी दो सेट दिए गए हैं हमारे पास, और इसमें हमने राइट द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम एच टू जी इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको एच टू जी जो है वो रिलेशन निकालना है। उसके बाद इन्होंने कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं कि इस तरह के हमने बाइंड रिलेशन बनाने। ठीक है, और इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। चलें तो ये स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की सेट की वैल्यूज़ हैं। अभी आपको मैंने बताया कि क्या क्या चीज़ हमने इसमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम इसी तरह प्रोडक्ट निकालेंगे। सॉल्यूशन एच मल्टीप्लाई बाय
जी, ठीक है। 5, 6, 7, 8 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 7, 9 एंड 11। इसके बाद आ जाएगा प्रोडक्ट इसका 5,5, 5,7, 5,9 एंड 5,11। ठीक है। उसके बाद 6,5, 6,7, 6,7 के बाद 6,9 और 6,11। ये 6 के साथ आ गया। आप 7 के साथ देखेंगे 7,5, 7,7 एंड 7,9 एंड 7,11। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद जो इसके बच रहे हैं वो हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। 8 वाला शेयर करें 8,5, 8,7, 8,9 एंड 8,11। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हम 9 वाला लिखेंगे 9,5, 9,7 एंड 9,9 एंड 9,11। ठीक है, ये इसके आगे हमारे पास वो प्रोडक्ट आ गया। अब इसके बाद उन्होंने कहा है कि राइट द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम एच ट्री इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट जो रिलेशन उन्होंने बोला है वो हमारे पास है इज़ इक्वल टू। ठीक है, यानी कि इज़ इक्वल टू का मतलब ये है कि जो हमारे पास बाइनरी रिलेशन आ रहे हैं उसमें से जो एक्स और वाई की इक्वल है वो हमें यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट R1 हमारा बनेगा, हम R1 को इसका नाम देंगे। अब देखें इसमें जो इक्वल आ रहे हैं एक 5 आ रहा है जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू दोनों इक्वल है। एक हमारे पास आ रहा है 7 और एक हमारे पास आ रहा है 9 ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट जो R1 है वो टेबुलर फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, पहले हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड उसका है पार्ट, उसमें लिखा हुआ है कि इज़ लेस देन। इज़ लेस देन पहले हमने ये प्रोडक्ट निकाला, उसके बाद ये वाला काम करना है। इज़ लेस देन, इज़ लेस देन का मतलब है कि जो एक्स है वो वाई से छोटा होना चाहिए। इज़ लेस देन, ठीक है, एक्स वाला जो एलिमेंट है वो वाई वाले एलिमेंट से छोटा होना चाहिए ऑर्डर पेयर में से। तो अब देखिए हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा जो है इसको R2 का नाम दे देंगे, कौन कौन सा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स की वैल्यू जो है वो वाई से छोटी होनी चाहिए, तो 5 और 7। ठीक है, अब इसमें देखें 5, 7, इसमें एक्स की वैल्यू वाई से छोटी है, 5, 9, उसके बाद 5, 11। ठीक है, आप 6, 5 नहीं लिख सकते क्योंकि 6 जो है वो वाई से बड़ा है, तो 6, 7 हम लिख सकते हैं। 6, 7, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। 6, 9 भी हम लिख सकते हैं। उसके अलावा 6, 11 भी हम लिख सकते हैं। जो जो छोटा आ रहा होगा एक्स की वैल्यू वैसे वो हम सारे लिख लेंगे। 7, 5 ये नहीं लिख सकते, ये इक्वल है, ये भी नहीं लिख सकते। 7, 9 भी लिख सकते हैं हम, और उसके बाद 7, 11 भी लिख सकते हैं। एंड 8, 5 नहीं लिख सकते, 8, 7 भी नहीं लिख सकते, 8, 9 हम लिख सकते हैं। उसके बाद 9, 5 नहीं लिख सकते, 9, 7 भी नहीं लिख सकते, 9, 9 भी नहीं लिख सकते, 9, 11 हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास R2 बन गया। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ये है कि आपने उसको तवज्जो से पढ़ना है। ठीक है, अब जो थर्ड पार्ट है इसका उसमें लिखा गया है कि हमने क्या चीज़ फाइंड इज़ ग्रेटर देन। अब जिस तरह ये हमारे पास आ गया था लेस देन का, यानी कि इसमें एक्स की वैल्यू वाई से छोटी थी, तो अब इसमें हमारे पास आएगा कि एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी बच रहे हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे सवाए उनके जो इक्वल हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, 5, और आ जाएगा हमारे पास 7, 5, और हमारे पास आ जाएगा 8, 5 एंड 8, 7 एंड 9, 5 और 9, 7। ठीक है, अगर कोई रह भी जाता है, अगर आपकी नज़र में आ जाता है तो आप बस मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, अच्छा ये थर्ड वाला हो गया। इसके बाद इसका है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में जो पूछा गया उन्होंने वो पूछा है कि इज़ वन लेस देन, इज़ वन लेस देन, वन लेस, यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे लेस देन। अब इज़ वन लेस देन का मतलब ये है कि आप देखें कि पहली वैल्यू को हम इस वाले के जो पहले आ रहा है वन लेस देन यानी कि एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें
इज़ 1 लेस देन का ये मतलब है कि x की जो वैल्यू होगी वो y से 1 कम होनी चाहिए। कितनी? 1 जो है वो कम होनी चाहिए, 1 कम होनी चाहिए। अब देखें इसमें 5, 5, 5, 2 जो है वो मतलब x की वैल्यू y से 2 टाइम कल आ रही है। 5, 9 भी नहीं आ सकती, 5, 11, 6, 5 ये भी नहीं आ सकती। 6, 7 ये आ सकती है क्योंकि इसमें x की वैल्यू जो है वो y से 1 कम है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 6, 9 ये भी नहीं, 6, 11 नहीं, 7, 5 ये नहीं, 7, 9 ये भी नहीं, 7, 11, 8, 5, 8, 7 ये भी नहीं, 8, 9 जो है वो आ सकता है। अब 8, 7 है तो इसमें है तो एक ग्रेटर है उसमें से, सो ठीक है। हम लेस वाले को देखेंगे, उसके बाद जो है वो और नहीं आएगा। ये हमारे पास 2 एलिमेंट्स आएंगे जो कि इज़ लेस देन, ठीक है। इसके अलावा अगर दोबारा चेक कर लेते हैं, कोई अगर आ सकता है तो 6, 7 आ गया और उसके बाद हमारे पास आ गया 8, 9, ठीक है, ये आ गए, ठीक है। अब इसका हम फिफ्थ पार्ट देखेंगे कि फिफ्थ पार्ट में उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने इस फिफ्थ पार्ट में हमारे पास उन्होंने बोला है कि हमने इसके फाइंड करने हैं इज़ 1 ग्रेटर दैन, यानी कि जो ग्रेटर दैन 1 है वो हमने फाइंड करनी है कि कौन कौन से बनेंगे, ठीक है। इज़ ग्रेटर दैन, इज़ 1 ग्रेटर दैन, ये आ गया। अब इसको हम इज़ 1 ग्रेटर देन, तो इसमें हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जिसमें x जो है वो 1 ज़्यादा आ रहा है। तो 1 ज़्यादा जो आ रहा है वो 6, 5 आ गया और उसके बाद 6, 5 के बाद आ गया 8, 7 एंड 6, 5 और 8, 7, ठीक है। ये 2 आ जाएंगे। ये हमारे पास आ गया R5, 6, 5 एंड सॉरी दूसरा बनेगा मेरा 8, 7, 8, 7, ठीक है। ये हमारे पास R5 आ गया। इसके बाद इसका 6 पार्ट है, उसमें उन्होंने लिखा है कि इज़ 2 लेस दैन, यानी कि जो x की वैल्यू हो वो इज़ 2 लेस दैन होनी चाहिए। 2 जो है वो कम है, इज़ 2 लेस दैन, ठीक है। तो इसमें हम R6 बनाएंगे। इसमें हम देखेंगे अब कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पे आ सकते हैं। 2 लेस दैन यानी कि 5, 7 आएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 7, 9, 5, 7 एंड 7, 9 फिलहाल लिखें, 5, 7 एंड 7, 9, ठीक है। और इसके बाद मेरे ख्याल में एक और आएगा और जो है वो हमारा आ सकता है 9, 11, ठीक है। और इसके अलावा नहीं आएगा 9, 11, ठीक है। ये आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि सी एक हमारे पास सेट है और एक डी सेट है और हमने जो आर निकालना है उसमें उन्होंने कहा है कि बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है कि एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सी और वाई बिलोंग्स टू डी, यानी कि जो हमने आर निकालना है उसमें एक्स की वैल्यू जो है वो सी से होनी चाहिए और वाई की वैल्यू जो है वो डी से होनी चाहिए। एड इज़ अ फैक्टर ऑफ वाई, यानी कि इज़ अ फैक्टर ऑफ वाई का मतलब ये है कि जो हम एक्स नंबर लेंगे वो वाई का फैक्टर होना चाहिए, यानी कि एक्स के टेबल में वाई वाली वैल्यू आ रही हो, ठीक है। तो इससे हम ये जो है वो आर बनाएंगे। फिर उसके उन्होंने नीचे कहा है कि हम आर को किस तरीके से, फर्स्ट जो पार्ट है टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं, फिर इसको डोमेन रेंज फाइंड इनवर्स करना और रिप्रेजेंट बाय एरो डायग्राम, ये हम अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें सबसे पहले जो काम करना है वो आपने प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट के बगैर जो है वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, वहाँ पे हम प्रोडक्ट निकालेंगे। पहले हम सी वैल्यूज़ लिख लेंगे। सी की वैल्यू हमारे पास 2, 4 एंड 6 और डी की वैल्यू है 4, 6, 8, 9 एंड 12, ठीक है। ये आ गया। और आर जो हमने निकालना है वो है हमारे पास एक्स कॉम वाई एंड एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सी एंड वाई बिलोंग्स टू डी एंड इज अ फैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ वाई, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सबसे पहले हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। सी मल्टीप्लाई बाय
2 4 6 मल्टीप्लाई 4 6 8 9 12, ठीक है। ये आ गया। अब इनका प्रोडक्ट हम निकालेंगे सेम टू सेम, सी 2,4 2,6 एंड 2,8 एंड उसके अलावा 2,9 एंड 2,12, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद 4 के साथ 4,4 4,6 4,8 4,9 एंड 4,12, ठीक है। 4 के आगे आप 6 के साथ 6,4 और इसके बाद 6,6 6,8 6,9 एंड 6,12। अच्छा, ये हमारे पास आगे इसका प्रोडक्ट। अब फर्स्ट जो चीज़ उन्होंने बोली है कि हमने आर निकालना है जो कि इसकी टैबुलर फॉर्म में होना चाहिए। तो आर इन टैबुलर फॉर्म, और आर की उन्होंने कंडीशन दे दी है। तो पहला हमारा है राइट आर इन, ये इसके आगे पार्ट्स हैं सीक्वेंस, राइट आर इन टैबुलर फॉर्म, ठीक है। अब टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ये बिल्डर फॉर्म में। तो वो उसमें हमारे पास कंडीशन है कि जो एक्स है वो वाई से बिलोंग करें, तो फर्स्ट एलिमेंट जो भी आ रहे हैं वो सी से ही हैं, सॉरी सी से बिलोंग करने चाहिए, और जो वाई है वो यानी कि सेकंड एलिमेंट डी से। तो ये उसी तरतीब के साथ लिखे हुए हैं जिस तरतीब इन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। अब हमें ये चीज़ जो है वो देखनी है कि इज़ अ फैक्टर ऑफ वाई, यानी कि जहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी उसके टेबल में वाई वाली वैल्यू लाजमी आनी चाहिए, तब जाके ये आर बनेगा। अब जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें हमारे पास फर्स्ट सॉरी ऑर्डर पेयर देखें 2 और 4। अब 2 के टेबल में 4 आता है, ठीक है। इसी तरह 2 के टेबल में 6 भी आता है, और इसी तरह 2 के टेबल में 8 भी आता है, ठीक है। ये आ गया। अब ये 2 के टेबल में 9 नहीं आता, तो इसको हम इस पे नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद 2 के टेबल में 12 भी आता है, ये भी हमारे पास उसमें आ जाएगा, इस आर में आ जाएगा। फिर 4 के टेबल में 4 जो है वो आता है, ठीक है। उसके बाद 4 के टेबल में 6 वो नहीं आता। ये हमें पता है कि दोनों 2 के टेबल में आते हैं, लेकिन 4 के टेबल में 6 जो है वो कंडीशन के हिसाब से नहीं आ रहा। उसके बाद 4 के टेबल में 8 भी आता है, ठीक है। 4 के टेबल में 9 नहीं आता, 4 के टेबल में 12 आता है, वो हम लिखेंगे। जो नंबर इस तरीके से आएगा कि फर्स्ट जो है वो दूसरे का फैक्टर हो, तो वो हम लिख देंगे। 6 के टेबल में 4 नहीं आता, 6 के टेबल में 6 जो है वो आता है। इसके बाद 6 के टेबल में 8 जो है वो नहीं आता, 6 के टेबल में ना 9 आता है, 6 के टेबल में 12 आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास आर जो आएगा। आप देख लें कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिसमें कंडीशन से अ, मतलब सेटिस्फाई ना हो रही हो, ठीक है। अब सेकंड इसका है कि इसकी हमने डोमेन और रेंज जो है वो फाइंड करनी। तो पीछे हम डोमेन और रेंज जो है वो फाइंड कर चुके हैं। राइट डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, ठीक है। तो मैं बता चुका हूँ आपको कि डोमेन जो है वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं। वो हमारे पास होते हैं जो फर्स्ट एलिमेंट्स आ रहे हों। तो इसमें डोमेन इसकी बनेगी 2 2 तो एक दफ़ा लिखेंगे, 4 एंड 6, ठीक है। ये आ गया हमारे पास डोमेन। उसके बाद इसकी हम रेंज लिखेंगे। रेंज में हमारे पास आ जाएगा रेंज आर, वो आ जाएगा 4 6 8 एंड 12, ठीक है। ये इसकी रेंज आ गई, इतनी सी बात है। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है फाइंड आर इनवर्स, ठीक है। अब आर इनवर्स जो है वो सेम टू सेम आर की तरह ही है, बस हम इसका इनवर्स ले लेंगे। इनवर्स यानी कि हम इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि एक चीज़ को जो राइट साइड पे उसको लेफ्ट पे लिख देंगे, और जो राइट लेफ्ट पे उसको राइट पे लिख देंगे, ठीक है। तो आर इनवर्स हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ऑलरेडी हमने आर निकाला हुआ है, तो आर इनवर्स निकालना बहुत आसान है, ठीक है। उसको हम जिस तरह ये 2 4 है तो इसको हम 4 2 कर देंगे। इसी तरह 2 6 है तो 6 2, और 2 8 है तो 8 2, एंड 2 12 है तो 12 2, एंड 4 4 तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और 8 4, और हमारे पास आ जाएगा 12 4, और 6 6 एंड 12 6, ठीक है। ये भी नहीं देखना कि ये 6 इधर लिखा हो तो आपने इधर 6 6 6 ही होता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास थर्ड आ गया इसका इन्वर्स। अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है आर सॉरी एरो डायग्राम में, ठीक है। एरो डायग्राम रिप्रेजेंट आर बाय एरो डायग्राम, ठीक है।
तो एरो डायग्राम के लिए हमने सबसे पहले दो इस छोटे से सर्कल टाइप जो है वो बनाने हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें हमें जो आर की जो डोमेन है वो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, 4, 6 और इसकी जो रेंज है वो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और 6 और इसके बाद 8 एंड 12, ठीक है। ये हमारे पास आर है तो इसके हमने वेंड है उसके साथ करना है। तो अब 2 के टेबल में जो जो नंबर आर है जिस तरीके से ये सेट बना हुआ था 2 के टेबल में 4 भी आता है। आर जो है वो इस तरीके से एरो डायग्राम के साथ आपने बना लेना है। ये भी आ गया, ठीक है। अब 4 को चेक करते हैं तो 4 जो है वो 4 के टेबल में 4 टेबल में 8 भी आता है और 12 भी आता है, ठीक है। इसी तरह फिर से हम 6 को देखेंगे तो 6 के टेबल में 6 आता है और 6 के टेबल में 12 आ जाता है, ठीक है। ये इसकी एरो डायग्राम बन गई। अच्छा, उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर है जो है वो 6 है, वो हम देखते हैं उसमें उन्होंने क्या कहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने बोला है कि हमारे पास एक आर बताया हुआ है, यानी कि आर की वैल्यू बताई हुई है। तो आर को हमने बिल्डर फॉर्म में लिखना है और इसकी डोमेन और रेंज, यानी कि इसका उल्टा है। जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें हमें टेबुलर फॉर्म में, सॉरी बिल्डर फॉर्म में बताया था, हमने टेबुलर फॉर्म में निकाला। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी चेंजिंग और भी है कि यहाँ पे ऑलरेडी आर लिखा हुआ है कि हमें प्रोडक्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहीं से हम जो है बिल्डर फॉर्म में करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। तो आर की वैल्यू है हमारे पास 2,0 एंड 4,2 एंड 6,4 एंड 8,6 एंड 10,8, ठीक है। अच्छा, अब कंडीशन क्या है कि राइट आर इन बिल्डर फॉर्म। अब इसमें देखें हमारे पास अगर, तो इसमें 2 जो है वो क्या आ रहा है कि बिल्डर फॉर्म में किस तरह लिखी, बिल्डर फॉर्म में हमने एक ही कंडीशन लिखनी होती है जो कि उसके बाद सेटिस्फाई हो रहा हो। तो इसमें देखें तो हमारे पास जो टेबल आर आ रहा है वो 2,0 है, 4,2 है, 6,4 है, 8,6 और 10,8 है। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा देखें तो अगर हम 2 अगर x और y को माइनस करें तो आंसर क्या आ रहा है। 2 को 0 के साथ माइनस करें तो 0 आ रहा है, 4 को 2 के साथ माइनस करें तो 2 आ रहा है, और इसी तरह अगर हम 6 को 4 के साथ माइनस कर रहे हैं तो तब भी 2 आ रहा है, 8 को 6 के साथ माइनस करें तब भी 2 आ रहा है, 10 को -8 से कर रहे हैं तब भी 2 आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यानी कि जो x और y को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास 2 आना चाहिए। ये इस तरह आर की बिल्डर फॉर्म में इसको लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट एक है कि राइट आर इन बिल्डर फॉर्म, BUIL बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो बिल्डर फॉर्म मैंने अभी आपको कंडीशन बता दी है। कंडीशन हमारे पास रियल नंबर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे आर, अब जो जो जिस तरीके के नंबर हैं एक्स वाई के फॉर्म में है तो एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एंड आप एक्स बिलोंग्स टू आर और वाई बिलोंग्स टू आर भी लिख सकते हैं, या आप ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि इसमें एक ही रियल नंबर। एंड कंडीशन क्या है हमारे पास, अभी हमने डिस्कस किया था कि x माइनस वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल है 2 के। ये हमारे पास इसकी कंडीशन बन रही है, ये इसका टेबुलर फॉर्म आ गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट, वो है फाइंड द डोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो इसकी डोमेन और रेंज हमने बतानी है। तो लिखा हुआ है फाइंड डोमेन एंड रेंज, ठीक है, ऑफ आर। तो इसकी डोमेन आ जाएगी हमारे पास पहले एलिमेंट्स मैंने आपको बताए थे 2, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है। ये हमारे पास डोमेन आ गई। इसी तरह इसकी रेंज आ जाएगी, वो आ जाएगी 0, 2, 4, 6 एंड 8, ठीक है। ये इसकी डोमेन और रेंज आ गई। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। थर्ड में हमने लिखना है, थर्ड में हमें उन्होंने बताया कि राइट आर इन टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ आर, ठीक है। सॉरी, ये एंड सेट बिल्डर फॉर्म, ये इसके साथ नहीं, राइट आर इनवर्स इन टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि हम इसको
जो इन्वर्स है इसको हमने पहले टेबुलर फॉर्म में लिखना है, उसके बाद हमें इसको बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो राइट आर इन्वर्स इन टेबुलर फॉर्म, टेबुलर एंड बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको आर इन्वर्स लिखेंगे। तभी मैंने आपको क्वेश्चन करके दिया था कि आर इन्वर्स हम किस तरह फाइंड करते हैं। इसी आर की वैल्यूज़ को हम उल्टा कर देंगे, 0 2 आ जाएगा और 2 4 आ जाएगा और 4 आ जाएगा हमारे पास 6 6 8 आ जाएगा एंड 8 10 आ जाएगा। ये तो इसकी आ गई हमारे पास टेबुलर फॉर्म। अब इसकी बिल्डर जो फॉर्म होगी तो उसको भी हम अपोजिट कर देंगे, यानी कि एक्स कॉमा वाई जो है उसी हमारे पास वाई कॉमा सॉरी एक्स आ जाएगा और एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड इसमें अब हम लिखेंगे वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, यानी कि y को हम जब x में से माइनस करेंगे तो तब हमारे पास आंसर सॉरी ये एक्स वाई ही रहेगा। तो y माइनस एक्स करेंगे तब हमारे पास 2 आ रहा है। देखने के सब कंडीशन में यही आ रहा है कि y को हम x में से सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है कि रिप्रेजेंट r एंड r इनवर्स बाय एरो डायग्राम। इसका हमने फोर्थ पार्ट में लिखना है कि इसको हमने रिप्रेजेंट करना है r एंड r इनवर्स इन एरो डायग्राम। तो अभी हम एरो डायग्राम का क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं, तो इसमें आर का पहले हम लिख देते हैं। तो आर के लिए डोमेन रेंज हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई थी, तो एक साइड पे हमने डोमेन लिखनी है और एक साइड पे इसकी रेंज लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आर की वैल्यूज आ जाएंगी, डोमेन में आ जाएगा 2 4 6 8 10 और रेंज में आ जाएगा हमारे पास इसका 0 2 4 6 8। ठीक है, इसमें देखिए हमारे पास जस्ट उन्होंने बताया हुआ था, तो हम डायरेक्ट जो है वो इसको 2 को 0 के साथ लिख देंगे, क्योंकि इसका 2 का 0 के साथ आ रहा है और 4 का 2 के साथ, 6 का 4 8 10। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास क्या है आर, ये आर आ गया। अब इसी तरह आर इनवर्स उसका भी डिटरमिनर रेंज अभी हमने सॉरी नहीं लिखी, लेकिन हम यहाँ पे उसके जो फर्स्ट एलिमेंट है ब्लैक में फर्स्ट एलिमेंट है आर इनवर्स को यहाँ पे लिख देंगे और सेकंड वाले यहाँ पे। तो इसमें आ रहा है 0 2 4, यानी कि अपोजिट हो जाएगा 0 2 4 6 8 2 4 6 8 10। ठीक है, ये आ जाएगा और इसके हम मिला देंगे इस तरीके से, ये इसकी एरो डायग्राम हो गई। ठीक है, आर इनवर्स की। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 6 कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में हमारे पास ये सेम टू सेम क्वेश्चन अभी हम पीछे कर चुके हैं, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है कि लेट ए हमारे पास वैल्यू है, बी भी वैल्यू है एंड राइट राइट आर। इसमें कंडीशन क्या दी हुई है कि अगर हम एक्स वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें फिर 1 प्लस करें, ठीक है, यानी कि 2 की वैल्यू को 2x की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर 1 से प्लस करें तो उसका आंसर y के इक्वल होना चाहिए। तो ये कंडीशन है और इसको आपने टेबुलर फॉर्म लिख देना है और इसी तरह इन्वर्स फाइंड करना है तो उसको डबल हो चाहिए। सेम टू सेम पीछे क्वेश्चन ये हम नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9। अब इसमें 8 और 9 जो है ना वो एक ही क्वेश्चन है, यानी कि इसमें उन्होंने जस्ट ये क्वेश्चन बताया हुआ है, आगे कहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो हम इसी 8 क्वेश्चन को इस 9 के साथ ही कंपेयर करके इकट्ठा सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें वही चीज़ है जो उन्होंने ऑलरेडी ऊपर बोल दी है कि हमारे पास एस और टी दो सेट हैं और देन राइट द फॉलोइंग बाय रिलेशन टेबुलर फॉर्म, और उसके बाद क्या है फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो हम जो टेबुलर फॉर्म में लिख रहेंगे रिलेशन उसके साथ डोमेन रेंज भी लिख देंगे। ये हमारा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंथी भी नहीं होगा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 9। ठीक है, 8 9 की स्टेटमेंट जो है वो एक जैसे, तो हमें क्वेश्चन नंबर 8 की ही वो दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 कॉमन 9। ठीक है, इकट्ठा ही सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें एस की वैल्यू में यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 4 8
टी जो है हमारा 3x0, 3x1, 3x2, ठीक है, ये हमारे पास है। अब इसका सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके बाद ही आगे सॉल्व करना करेंगे। तो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा s मल्टीप्लाई बाय t 1,2 1 4 8 मल्टीप्लाई बाय 3,0 1, ठीक है, ये आ गया प्रोडक्ट में 130 131 132, ठीक है, एक्सपोनेंट में 2 आ। उसके बाद 2 0 2 सॉरी 2 3 एक्सपोनेंट 1 एंड 2 3 एक्सपोनेंट। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 4 एंड 4 3 एक्सपोनेंट 1 एंड 4 3 एक्सपोनेंट 2, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 8 3 एक्सपोनेंट 0 तो 8 3 एक्सपोनेंट 2, सॉरी 1 यहाँ पे लिखना था, एंड 8 3 एक्सपोनेंट 2, ये इसका प्रोडक्ट आ गया। अब फर्स्ट पार्ट जो है वो उनकी हमने डोमेन रेंज भी फाइंड करनी है। रिलेशन फर्स्ट जो है वो हमारा है कि इस तरह का एक क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। तो R1 इज इक्वल टू एक्स वाई एंड x बिलोंग्स टू y होना चाहिए, सॉरी s होना चाहिए, और y बिलोंग्स टू t होना चाहिए एंड x इज इक्वल टू y होना चाहिए, ठीक है, ये आ गया। तो इसमें यानी कि अब इस नज़र ही आ रहा है कि इसमें कंडीशन क्या लिखी हुई कि r x और y जो है इक्वल होने चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा आपने ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो एक्सपोनेंट में पावर, इसको सॉल्व करके सॉल्व नहीं करना है, लेकिन आपने माइंड में सॉल्व करके इसको उसके साथ लिखना है। अब जैसे हम फर्स्ट वैल्यू आपको नज़र तो डिफरेंट आ रही है, लेकिन अगर हम 3 का एक्सपोनेंट 0 लें, किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट 0 लें तो वो इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब 3 एक्सपोनेंट 0 इक्वल टू 1 होगा, तो ये हमारे पास 3 एक्सपोनेंट 0 आ सकता है, ठीक है, जो इक्वल है। उसके बाद हम सेकंड देखें, 3 एक्सपोनेंट 1 3 होता है, 9 होता है, ये भी 2 0 3 4 एंड 4 3 2 9 एंड 3 0, इसमें एक ही है जो इक्वल है, तो हम इसको जस्ट फर्स्ट वाले को लिख लेंगे, ठीक है, एक इसके अंदर आ जाएगा। इसकी डोमेन क्या है, डोमेन हमारे पास आ जाएगी 1 और रेंज हमारे पास आ जाएगी 3 एक्सपोनेंट 0, ठीक है, रेंज। उसके बाद सेकंड जो है वो लिखा हुआ है कि हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, R2, उसमें हमारे पास क्या कंडीशन है, y इज लेस देन x, ठीक है। अब इसमें हमने बताना है कि जिसमें y की वैल्यू x से छोटी हो वो वाले लिखनी है R2 में। ये अब 8 का, ये 8 क्वेश्चन का सॉल्व, ये 9 का, ठीक है, तो ये इकट्ठा मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब इसमें देखें जिसमें x की वैल्यू y से ज़्यादा है, यानी कि y की वैल्यू x से छोटी है, तो x ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे y जो है वो x से बड़ा है, यहाँ पे भी y जो है x से बड़ा है, यहाँ पे x जो है वो y से बड़ा है, क्योंकि 3 एक्सपोनेंट 0 होती है और 2 जो है वो 1 से बड़ा है, तो 2 3 एक्सपोनेंट 0। इसी तरह 2 3 पावर एक्सपोनेंट, ये भी मतलब इसमें y जो है ग्रेटर आ रहा है, इसमें भी y ग्रेटर आ रहा है, इसमें y जो है स्मॉलर आ रहा है, ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी y स्मॉलर आ रहा है और यहाँ पे बड़ा आ रहा है, क्योंकि 9 आ रहा है, यहाँ पे छोटा आ रहा है, ये भी, और 3 8 3 पावर एक्स में, ठीक है। अब ये हमारे पास R2 आ गया। इसी तरह इसकी रेंज और डोमेन लिख लेते हैं, सॉरी डोमेन R2 वो आ जाएगा 2 4 एंड 8, ठीक है। सेकंड टाइम जो 2 टाइम वैल्यू आ रही होगी उसको हम एक दफ़ा लेते हैं, रेंज R2 तो वो जाएगा 3 एक्सपोनेंट 0 3 एक्सपोनेंट 1, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में उन्होंने पूछा है कि हमने क्या करना है, उसी तरह R3 होगा, इसकी बिल्डर फॉर्म यही वाली होगी, जस्ट थोड़ी सी लास्ट पे कंडीशन जो है वो चेंज लिखी होगी, एंड थर्ड वाला x प्लस वाई इज इक्वल बिलोंग्स टू इवन नंबर, ठीक है। अब यानी कि हमने क्या करना है,
कि जो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू होनी चाहिए उसमें अगर हम एक्स और वाई को ऐड करें तो वो जो है वो इवन नंबर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, इनका उनका जो सम आएगा वो इवन नंबर्स आपको पता है 0 2 4 6 8 जो है वो 2 के टेबल में है, वो सारे इवन नंबर्स होते हैं। तो R3, अब देखिए इसमें से वैल्यू कौन कौन सी इवन नंबर्स में आ रही है। तो इसमें हम देखेंगे कि दोनों जो है ना ऑड नंबर होने चाहिए या दोनों इवन नंबर होने चाहिए। 1 और 3 पावर 0 वो भी 1 होती है, तो 1 + 1 2, 1, 3 पावर 0। ठीक है, इसी तरह 1 और 3 पावर 1 जो है वो क्या होता है 3 होता है, और हम अगर ऐड करें तो वो फिर हमारे पास इवन नंबर है। इसकी तरह 1, 2 3 पावर 2 जो होती है वो 9 होती है, 9 + 1 10, तो ये भी हमारे पास इसमें आएगा। तो उसके बाद ये इवन नंबर है, यहाँ पे 2 3 पावर 0 1 होता है, तो ये भी इवन नंबर नहीं आएगा, ये भी इवन नंबर नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और इसके बाद ये भी नहीं आ सकता। मैं इसमें दोनों और नंबर होने चाहिए, तो इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसकी भी डोमेन हम लिख देते हैं, डोमेन R3 वो आ गई 1, सिर्फ 1 ही है, और रेंज जो है वो हमारे पास आ जाएगी 3 एक्सपोनेंट 0 एंड 3 एक्सपोनेंट 1 एंड 3 एक्सपोनेंट 2। ठीक है, ये इसका पार्ट 3 आ गया। उसके बाद पार्ट 4 है, उसमें हमें R4 जो पूछा गया है वो लिखा हुआ है कि हमारे पास अगर हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट जो है वो होना चाहिए और नंबर से। ठीक है, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय अगर y हो तो वो बिलोंग्स टू करना चाहिए और नंबर से। तो जो और नंबर है हमेशा ऑड को ऑड से ही मल्टीप्लाई करें तो और आंसर आता है। तो इसमें जो R3 जिस तरह R3 की वैल्यू लिखी है वही चीज़ जो है वो R4 में आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन होती है कि ऑड नंबर को ऑड नंबर से ही मल्टीप्लाई करें तो तभी वो ऑड नंबर आता है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद इसकी डोमेन वही होगी जो R3 में थी, सेम टू सेम आंसर आ जाएगा 1, और रेंज जो आ जाएगी वो हमारे आ जाएगी 3,0 3,1 3,2। ठीक है, ये रेंज आ गई। उसके बाद इसका 5th पार्ट है, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये हमारा अब लास्ट पार्ट है, एक्सरसाइज हमारी जो है वो इंशाल्लाह ख़त्म होने वाली है। यहाँ पे हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं 5th वाला कि R5 जो हमने निकालना है वो उसमें हमारे पास जो कंडीशन होनी चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए, देखते हैं। कि हमारे पास जो y है वो अगर हम 2 से भी मल्टीप्लाई x वाली वैल्यू को कर दें तो तब भी y की वैल्यू ज़्यादा हो, y इज़ ग्रेटर देन 2x। ठीक है, तो अब देखें इसमें वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। R5 कि x वाली वैल्यू को अगर हम 2 से भी मल्टीप्लाई करें तो y से फिर भी छोटा हो, यानी कि y जो है वो ग्रेटर होना चाहिए अगर x वाली वैल्यू को 2 के साथ हो। तो फर्स्ट वाला तो इक्वल है, सेकंड वाले में देखते हैं अगर हम y को x वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा, 3 जो है वो ग्रेटर है, तो ये वाला हमारे पास जो सेकंड है वो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि इसमें y 1 आ रहा है, तो 2 जो ऑलरेडी ग्रेटर है, इसमें हम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 हो जाएगा, ये 3 1 आ जाएगा। इसमें देखें तो 3 पावर 2 9 होता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई को 4 होता है, तो ये हमारे पास ये भी इसमें आ जाएगा। इसी तरह लास्ट ये वाला इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक्स पड़ा है, इसमें भी ऑलरेडी एक्स पड़ा है, इसमें एक्स है छोटा, लेकिन जब हम सॉरी ये आ जाएगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 होगा, 3 पावर 2 जो 9 होता है, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास 3 पावर 2। इसके बाद 8,3 इसमें 8 जो है ये सॉरी ये सारे बड़े ही हैं, एक्स यहाँ पे एक्स छोटा है लेकिन जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 16 हो जाएगा। हमारे पास यही हमारा लास्ट जो बनेगा वो ये आएगा R5, वो आ जाएगी R24 1 to 4 सॉरी, एंड रेंज आ जाएगी हमारे पास 3,1 3, और ये ठीक है ये दोनों आ जाए। ठीक है, ये हमारे पास रेंज 5 आ गई।
यहाँ तक हमने जस्ट वन क्वेश्चन जो है वो छोड़ा है, जो कि सेम टू सेम उस ऊपर वाले की तरह था, तो इसलिए छोड़ दिया ताकि आप खुद भी करो। तो इंशाल्लाह अगर आपको इसमें से कोई पार्ट्स या कोई चीज़ की समझ नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। अदरवाइज़ अगर कोई मिस्टेक होगी, तो वो भी आप बता सकते हो कि यहाँ पे मिस्टेक जो है वो हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज़ है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।